अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख को लेकर चहमगोइयाँ कयास आराइयाँ जारी हैं और ऐसे में हुकूमती स्टेटमेंट्स बड़ी अहमियत की हामिल होती जा रही हैं, क्योंकि बेशक आइन में इलेक्शन का तरीक़ाकार वज़ा है, लेकिन आइन से ज़्यादा आजकल हुकूमती बयानात और मूड इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि 1 माह के अंदर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि PDM की सियासी जमातें आम इंतखाबात के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने या सीट एडजस्टमेंट का लाहे अमल अपनाएंगी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास चॉइस थी कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर देते, मगर इससे मईशत मज़ीद तबाह हो जाती। अब इस बयान से ये इंदिया तो मिल गया है कि असम्बलियों की तहलील अपने वक्त पर हो जाएगी, मगर क्या इलेक्शन भी वक्त पर हो पाएंगे? ये सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। हमें ज्वाइन करें ज़फ़र हिलाली साहब, असदुल्ला राव खालिद और रियाजुल हक साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, क्या असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करने के बाद जब तहलील होंगी तो फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएंगे, या फिर ये मामला कुछ स्ट्रेच होता देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में कोई कुछ नहीं कह सकता है कि इलेक्शंस कब होंगे, रिगार्डलेस उनको होना कब चाहिए। इसलिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शंस नहीं हुए 14 मई को, उसके बाद ये कहना और मुझसे पूछना या किसी से पूछना होंगे या नहीं, आई एम सॉरी, कैसे कह सकते हैं विद एनी कॉन्फिडेंस के होंगे? एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तहत नहीं हुए हैं और आज आप कह रहे हैं कि ऐसे ही हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक्चुअली प्रॉब्लम ये है रामीन के हम लोग कहते तो ये हैं कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हम कहते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाहिए, मगर आप देख रहे हैं कि जो हमारे तकरीरें हो रहे हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर पॉलिटिकली अनस्टेबल है पाकिस्तान, तो हाउ कैन इकोनॉमीज बी स्ट्रॉन्ग, या इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आएगा? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा पार्टी का लीडर जो है वो एक वुड बी असैसिन है। उसने कोशिश की है कि एक इदारे का सरबराह को उड़ा दें। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा एलिगेशन है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप स्टेबिलिटी चाहिए तो एक प्राइम मिनिस्टर जब ऐसी बातें करता है तो उसका क्या मतलब होता है भाई? ये तो कभी नहीं होगा। और अगर आपको इतना पता था कि वो हैं एक वुड बी असैसिन, तो 1 साल से जो आप पावर में हैं तो उस वक्त तक आप सबूत पेश करते। या आप इसीलिए कह रहे हैं कि किसी की फेवर आप विन करना चाहते हैं? कह क्यों रहे हैं ऐसी चीज? मैं तो हैरान हो गया हूं। क्या आपको किस किस्म का इनाम चाहिए? तो मैं और चलिए आपको कहना जरूरी था, आपसे ये रह नहीं सका, तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप जाएं आपके मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को कहें कि बेगम साहब ये कह दें, आप ये आपका काम है इस किस्म की चीजें स्टेटमेंट्स करने। अगर मैं कहूँ इट्स टू हाई अ लेवल और लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फिर देयर कैन बी नो स्टेबिलिटी। मैं तो हिल गया ये सुन के। कुछ ऐसे व्यूज हैं, बेशक पर्सनल हो, जो आप एज अ प्राइम मिनिस्टर आप आके कह नहीं सकते, मगर इनको तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई। व्हाट कैन, ये क्या कह सकता है आदमी भाई? कभी आएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? ऐसे लोग अगर हैं, अगर इनकी राइवलरी ऐसी है तो आ ही नहीं सकती। फॉरगेट इट। ठीक है असद, आपको क्या लगता है, अगर जैसे कि हम पहले इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इंटरिम सेटअप की अगर मियाद बढ़ा दी जाती है तो तौजीह क्या देगी हुकूमत कि क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये अपने तौर पर एक बड़ी अफसोस की बात है कि हम ये सवाल ही क्यों उठा रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। सही बात है। आईनी और कानूनी तौर पर 90 दिन में या 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। वक्त पर असम्बलियाँ तहलील हों तो 60 दिन में, कुछ अर्सा पहले हो जाएं तो 90 दिन में। तो ये इस पर तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए।
कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब ये खुद अपने तौर पर एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, हालांकि आउट ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। लेकिन अब देखिए, इसको अब सारी सूरत हाल को पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ और IMF की डील के साथ मिलाकर देखने की ज़रूरत है। फिर शायद हम बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने हैं या नहीं होने। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी विल है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जैसे आसिफ जरदारी साहब बड़े स्ट्रांगली इसके हामी हैं कि इलेक्शन तो वक्त पर ही होने चाहिए और उसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकली समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उनके लिए फेवरेबल है, कंडीशंस फेवरेबल हैं, और उनको लगता है कि इस वक्त उनका इस बात का इम्कान है कि वो बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब में इस वक्त PMLN और PTI की शदीद लड़ाई होगी, जिसका फायदा जो है वो सियासी लड़ाई ऑब्वियसली, जिसका फायदा वो उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग चाहती है कि अगर उनको कुछ कुशन मिल जाए और कोई 5, 8, 10 महीने मिल जाएं जिसमें उनकी मौजूदा कारकर्दगी को लोग भूल जाएं और जो इंटरम सेटअप हो उसके ऊपर सारी उंगलियां उठने लगें और बर्डन शिफ्ट हो जाए उस पर, तो हमें इसमें इलेक्शन में फेवर मिल सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईनी और कानूनी तौर पर पाकिस्तान में इजाज़त होगी? कोई कानून इजाज़त देगा कि आप 90 दिन से आगे ले जाएं इलेक्शंस को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए फिर आपको नजरिया ज़रूरत का सहारा लेना पड़ेगा। अब ज़रा IMF के हवाले से जो कल 92 ही पे खबर शाम को चली थी, हमारे प्रोग्राम के बाद या उसके आगे पीछे, इकराम होती साहब ने गालिबन ये खबर दी थी और अपने सोर्सेज से उन्होंने कहा था कि IMF ये प्लान कर रहा है, और जाहिर है हतमी चीज़ तो हमारे सामने तभी आएगी जब IMF की मीटिंग हो जाएगी, लेकिन प्लान ये हो रहा है कि $1 अरब जब वो, यानी $3 अरब उन्होंने 9 महीने में देने, तो इसकी वो जाहिर है 3 हिस्से कर रहे हैं। $1 अरब वो मौजूदा हुकूमत को देंगे और जो दूसरा $1 है वो निगरान हुकूमत को देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस हुकूमत को वक्त पे जाना पड़ेगा, पहली बात तो ये है, तभी $1 अरब पाकिस्तान को मिलेगा। और तीसरा $1 जो है वो मिलेगा नहीं आने वाली हुकूमत को, और वो मिलना है 9 महीने के अंदर अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन करा के नई हुकूमत को हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो वो $3 अरब मिलेगा। अगर वो मशरूत होता है तो वो $3 अरब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सोर्सेज से अभी तक हमारे सामने कुछ इस तरह का प्लान है, वाज़ेह हो रही है और IMF का अपना भी मौक़िफ़ सामने आया था, जो अंदरूनी कहानी सामने आई थी। पाकिस्तान को अगर फिर $3 अरब 9 महीने के अंदर लेने हैं तो फिर लाजमी तौर पर पाकिस्तान को इलेक्शंस को वक्त पे कराना पड़ेगा, वरना फिर आपको IMF के प्रोग्राम के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल ऐसे ही। और IMF की स्टेटमेंट भी आई थी, जो अंदरूनी कहानी सामने आई है ना कल मुलाकात की, तो उसमें जब उनसे पूछा गया कि इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे, आप हमें यकीन दहानी कराएं, तो उन्होंने ये कहा कि हम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चरिंग है हमारे कर्ज़ों की कि शायद यकीनी हो सके। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, असेंबलियाँ तहलील होने से लेकर इलेक्शन करवाने तक अगर मामलात स्ट्रेच हुए तो क्या कानून कोई कवर देता है इस मामले को? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा यानी अपना क्रेडिट ले लूँ। होती साहब ने यकीनन न्यूज़ ब्रेक की थी, मैंने उससे पहले यहाँ प्रोग्राम में कहा था जी कि ये इस तरह से 3 फेजेस में आना है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही थी और इन्फॉर्मेशन भी यही थी, तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम को भी क्रेडिट जाता है कि हमने भी ब्रेक की थी, क्योंकि हम खबर नहीं देते, हम तजिया करते हैं, तो इसलिए वो ब्रेकिंग न्यूज़ में हम नहीं जाते उस तरह से। तो वो बहरहाल हुआ। देखिए, दो वजूहात हैं जिस वजह से ये शक किया जा रहा है कि इलेक्शन शायद टाइम पे ना हो। पहली वजह वो है कि KP और पंजाब के जब हुए तो उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, कभी कोई बहाना, कभी पैसे नहीं है, कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सारे इदारे मिल के सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग्स दे रहे हैं कि जी तबाही फिर जाएगी मुल्क में, और जिस तरह की चीज़ें थी। तो उसकी वजह यही थी उन इलेक्शन डिले करने की। जो दूसरी वजह मैं बताने जा रहा हूँ वो है पॉपुलैरिटी PTI की। मौजूदा हुकूमत की नाकामी, अपने 13-14 महीनों में जो उन्होंने कोशिश की, अपना कोई बयानिया बनाने की कोई लोगों को रिलीफ देने के लिए तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन कोशिश पूरी की किसी तरीक़ा से वो आवाम के अंदर जाने के काबिल हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाए। तो वो बुनियादी वजह KP और पंजाब के इलेक्शन से फ़रार की वही थी। जो अब जो शक किया जा रहा है वो यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जब आप हुक्म नहीं मानते, ज़ाहिर है कानून था तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, कानून तो कोई गुंजाइश ही नहीं देता अनटिल अनलेस आपके को बहुत बड़ी इस किस्म की आफत आ जाए कि पूरे मुल्क में इंतखाबात नामुमकिन हो जाए, या आप किसी बहुत बड़ी जंग का शिकार हो जाए, उसका हिस्सा हो, तो उसमें आप एक हद तक ताख़ीर कर सकते हैं। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उस वक्त थोड़ा सा
इलेक्शन को आगे ले जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी पूरे मुल्क के अंदर, अनरेस्ट क्रिएट हो गया, तो ज़ाहिर एक बड़ी शख्सियत थी, तो ये है। ठीक है, अभी भी वही मसला है, बस डर वही है कि वो कहते हैं वो तो होगा, फिर अगर आप उसको किस तरह से बाहर किया जाए, पीटीआई को किस तरह से ख़त्म किया जाए, किस तरह से पीटीआई का वोट बैंक ख़त्म किया जाए, किस तरह से उसके जो इलेक्शन से उसको शामिल होने से रोका जाए, बहुत से तरीके उसमें अडॉप्ट किए जा रहे हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो जो जूट की फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। अच्छा। आप देखिए रोज़ ब रोज़ एक नया जूट गढ़ा जा रहा है, नई तरीके से किया जा रहा है, जैसे सीपैक के ऊपर बयान हो गया, जैसे ये असैसिनेशन अटेम्प्ट की एक बयान आ गया, तो इस किस्म की ये फैक्ट्री अब चल पड़ेगी, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं। फायदा अगर मुल्क का दर्द किसी को है, अगर और मुल्क के वसीतर मफाद में देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। रियाज साहब, आपको क्या लगता है मुद्दत पूरी होने के बाद अगर इलेक्शन नहीं होते वक्त पर और स्ट्रेच हो जाते हैं, बाद में होते हैं, अब कब होते हैं ये इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो डिलेड इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या रह जाएगी? रामीन, तकरीबन मंगल बुध कि शाम को तकरीबन मेरे एक वफाकी वज़ीर से जो नून लीग के हैं उनसे बात हुई और बड़ी तफसील से हमारी डिस्कशन हुई को 45 मिनट। आप यकीन जानें कि ये जो सवालात की तशनगी है, जो हम इस तजस्सुस में रहते हैं, कोई ख़बर निकालें, को पता लगाएं कि जी इंतखाबात डिले हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, क्या प्लान कर रही है, उनके पास इन तमाम सवालात के कोई जवाब नहीं था। और उनका ये कहना था कि हमारे हाथ में तो चीज़ें हैं ही नहीं, और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और उनका ये इदारे ये बातें हम कैमरे पे तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सी चीज़ें जो है रिव्यू में हैं इस वक्त, बहुत सी चीज़ों को देखा जा रहा है। अच्छा। और इस वक्त उनका ये कहना था कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, उनका कहना था, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, हम तो उसूली तौर पर यही कहेंगे कि होने चाहिए। लेकिन अब आती है कि बात, अगर असम्बलियाँ अपना मुद्दत जो है वो कौमी असम्बली और बाकी जो असम्बलियाँ 2 रह गई हैं वो पूरा करती हैं, और पंजाब और ज़ाहिर है KP भी उसमें शामिल हो जाएंगे, तो वो जब पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद जो इंटरिम सेटअप आएगा उसके बारे में भी जीमागोई हो रही है। जब मैंने ये सवाल उनके सामने रखा कि इंटरिम सेटअप को मार्च अप्रैल तक ले जाने की बातें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जी कुछ गैर मुल्की इदारों का और उसका जिक्र किया उन्होंने, मैं इस वक्त नाम नहीं ले सकता। अच्छा? उन्होंने कहा जी उन्होंने इनडायरेक्टली हमें ये कन्वे किया हुआ है कि कोशिश ये की जाए कि इंतखाबात जो है वो वक्त पे हों, और जो इंटरिम सेटअप है वो भी अपना वक्त जो पूरा करे, उसके बाद हर चीज़ टाइम पे हो, किसी चीज़ को ज़्यादा डिले ना किया जाए। तो ज़ाहिर हर हवाले से मैसेजिंग हो रही है, और हमने देखा कि IMF ने जो PTI के चेयरमैन हैं उनसे भी उन्होंने कुछ सवालात पूछे, उन्होंने जवाब में कहा कि हम बहुत ज़्यादा मुदाखलत तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि इंतखाबात जो है वक्त पर होंगे और इस तरह की चीज़ें बज़ाहिर, लेकिन बहुत ज़्यादा एश्योरेंसेस जो है वो किसी तरफ से नहीं आ रही, और हमें पता है कि कहाँ पे ज़्यादा चीज़ें फाइनलाइज होती हैं। तो अब तक हुकूमत को खुद भी नहीं पता इस बात का कि हमारी तरह जाना है तो एग्जैक्टली कब जाना है, और दूसरा जो इंटरिम सेटअप है वो कितना लंबा जाएगा। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ज़रा शॉर्टली कमेंट कर दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना। देखिए, ये सोचिए एक मिनट के लिए कि जिस तरीके से हमारा हैंडआउट को IMF ने स्टैगर किया है, तो इसका मतलब ये है कि इसलिए कि उन्होंने स्टैगर किया है और हमें पैसे की इतनी ज़रूरत है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है इस तरीके से? माने कि अगर ये ना स्टैगर करते तो हम जब मर्जी इलेक्शन करते, माने कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर कुछ नहीं आता। तो इट्स वेरी सैड, एग्जैक्टली, वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट को ये नौबत आ गई है कि जिस तरीके से पैसे मिलते, अनफॉर्चुनेट। यस, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी, ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की एक स्टेटमेंट इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। एक निजी टीवी चैनल के शो में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये कहा था कि चीन ने गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट को ये कहने की कोशिश की थी कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा ना किया जाए, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त चीन को यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि CPEC मुतासर नहीं होगा, मगर उसके बाद फिर PTI के दौर में CPEC के साथ क्या हुआ ये सब ने देखा। तो अब ये स्टेटमेंट उनकी बड़ी इस वक्त क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट कर रही है। इस पर ज़रा अपने तजियाकारों की राय जान लेते हैं। हिलाली साहब, आपको लगता है कि चीन के हवाले से एहसन इकबाल साहब की ये स्टेटमेंट कुछ गैर जिम्मेदाराना है? बहुत। ये क्या बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी दोस्ती, इतनी इम्पोर्टेंट दोस्ती, की फ्रेंडशिप और एक की इश्यू पे पाकिस्तान में इतना डिवीजन है। माने कि आप ये क्या, ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा चीन पे? मैं नहीं समझता हूं कि चीन को ये फिक्र है, इसलिए कि शायद मैंने कुछ देखा है उसके उनके कौंसल जनरल को डिफेंड करते हुए कि हर पार्टी और हर गवर्नमेंट ने CPEC की तारीफ की है और कमिट किया है, अपने आप को डेडिकेट किया है टूवर्ड्स CPEC। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इससे किस हद तक तुम जाने के लिए तैयार हो, थोड़ा सा पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए। इसलिए कि अगर वाकई तुम्हें सच की तलाश में ये कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में जो आप कह सकते हैं, जो बड़े एम्बैरसिंग होगा। और मैं नहीं समझता कि हम लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए भाई। ये क्या मतलब है? अगर भी हुआ, मिसाल के तौर पे अगर भी हुआ, अब आप आ गए हैं ना, आप तो अब देख रहे हैं ना, अब तो ठीक हो गया है ना, तो 10 साल के बाद कहते हाँ देयर वाज अ हिकअप। यार छोड़ो, सॉरी, ठीक है। मैं तो अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि ये एक टॉपिक है जो इस पे हम बात कर रहे हैं, ये भी एक एम्बैरसमेंट है मुझे। हिलाली साहब, आजकल सारे टॉपिक्स इस तरह के बन गए अनफॉर्चुनेटली कि हमें एम्बैरसमेंट लगती है, लेकिन हम भी ढीठों की तरह वो करते जाते हैं, डिस्कस करते जाते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा होता। असद रिट्रीट करने की कोशिश तो की एहसन इकबाल साहब ने अपनी स्टेटमेंट से कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई और मेरा कुछ और मतलब था और चाइना की नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी ही है, कभी मुदाखलत नहीं की गई। लेकिन अपने आप में ये बयान आप किस तरीके से इसको एनालाइज करेंगे? देखिए, एहसन इकबाल साहब ने बिल्कुल, हिलाल साहब ने सही कहा कि गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना बयान है। और आपने पहला इल्ज़ाम एहसन इकबाल साहब ने चीन के ऊपर यह लगाया है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। दूसरा इल्ज़ाम एहसन इकबाल साहब ने चीन पर यह लगाया है कि वो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं चाहता और वो समझता है कि कॉन्टीन्यूटी ही होनी चाहिए, जो हुकूमत है इसको दोबारा इक़्तिदार में लेकर आएँ। यानी चीन फरमाइश करता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कि आप इसको लेकर आएँ। तो बुनियादी तौर पर एहसन इकबाल साहब ने बैक वक्त 2 से ज़्यादा फरीकैन को दबाव में डाला या मुश्किल में डाला है। एक तो चीन को मुश्किल में डाला कि चीन ने यह फरमाइश की, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल में डाला है या बैकफुट पर धकेला है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उससे फरमाइशें की जाती हैं, वो इलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं, ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। और तीसरी बात यह है कि एहसन इकबाल साहब का यह बयान वैसे भी हक़ाइक़ के मुनाफी है, क्योंकि चीनी कौंसल जनरल ये कह चुके हैं कि पंजाब में पिछले 3 साल में सिर्फ पेंडेमिक की वजह से अगर कुछ डिसरप्शन हुई तो हुई, अदरवाइज 6 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं CPEC के। तो एहसन इकबाल साहब जो कि इस सारे मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, आई एम श्योर उनको ज़रूर पता होगा कि 6 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं और उनको पता होगा कि CPEC का काम हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो कौमी मंसूबे हैं उसको अपनी सियासत से बाहर रखना चाहिए और फिर इस नादानिस्तगी के साथ आप इस मामले को सियासत में घसीट रहे हैं कि अपने दोस्त मुल्क को भी मुश्किल में डाल रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट्स को भी मुश्किल में डाल रहे हैं और उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, महज इसलिए कि आप अपनी एक ओपोनेंट सियासी जमात के साथ स्कोर सेटल करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है एहसन इकबाल साहब को इस रद्द अमल के आने के बाद अपनी इस वजाहत जारी करना पड़ी है, जो कि हो नहीं पाई। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया जी? सीधी उन्होंने बात की है कि चीन ने एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया
दिया, कहा कि जी तब्दीली ना लेकर आए, नया ट्राई ना करें, आप पहले वालों को कंटिन्यू करें, और ये पैगाम दिया गया था। ये सीधी सीधी उन्होंने बात की और अब वो पीछे हट रहे हैं। चलिए पीछे हट रहे हैं तो फिर इसकी वजाहत एहसन इकबाल साहब को वाज़ेह तौर पर करनी चाहिए कि मैंने ये गलत बात की है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, और मेरा हरगिज़ चीन के ऊपर या मेरी मालूमात गलत थी और चीन ने कभी पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं डाला। तो ये बहुत गैर जरूरी, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के कौमी जो मंसूबे हैं उनको इससे दूर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है चीन का कोई रद्द अमल आ सकता है, इस पर सख्त मौक़िफ़ सामने आ सकता है, क्योंकि इल्ज़ाम तो ये संगीन है? मेरा ख्याल है असद ने भी रेफ़र किया, हलाली साहब ने रेफ़र किया, जो उनके कौंसल जनरल थे, ये साल पहले भी इन्होंने यही ड्रामा शुरू किया था। तो उनको फिर आके वजाहत करनी पड़ी थी टीवी के ऊपर कि हमारा बिल्कुल नॉर्मल वो रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बल्कि बहुत बेहतर हुआ है पहले से भी और अच्छे तरीके से चला है। लेकिन एक चीज़ हमें और भी देखनी चाहिए, दुनिया भर से हम जो ताल्लुक़ रखते हैं, अमेरिका है या वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनकी सर्टेन डिमांड्स होती हैं, IMF की जैसे डिमांड्स होती हैं कि ये करें, वो करें, इस तरह करें, उस तरह करें। चीन ट्रेडिशनली जहाँ भी उसने इन्वेस्टमेंट की है, जिस तरह भी किया है, कोई पॉलिटिकल डिमांड उसकी एज सच कहीं पे हमें नज़र नहीं आती कि इसको लाएं, उसको रखें, ये होगा तो हम करेंगे, वो होगा तो हम नहीं करेंगे, या इंसानी हकूक़ का मसला होगा या फलां, कोई बहाना उसने कभी नहीं बनाया। एज ए फ्रेंड उसने बिल्कुल कह ले कि अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखा होगा, यकीनन उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्योंकि कमर्शियल लोन ज़्यादा थे उसमें, तो वो ज़रूर देखते हैं। लेकिन ये कभी चीन की ट्रेडिशन नहीं रही किसी भी मुल्क के साथ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, किसी भी मुल्क के साथ ये ट्रेडिशन नहीं रही। ये बहुत एक कह लें कि गंभीर किस्म का एलिगेशन है, और बदकिस्मती ये है कि हम अपने एक छोटे छोटे सियासी मुफादात के लिए अपने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को दाव पे लगा देते हैं, और चीन जैसे मुल्क के साथ इन ताल्लुकात को इस तरह से ख़राब करने की कोशिश की है बुनियादी तौर पे ये हरकत करके। आप अगर रिकॉर्ड देखें, असद ने भी मेंशन किया, मैं आपको एक CPEC अथॉरिटी बनी थी, आसिम सलीम बाजवा साहब जिसके चेयरमैन थे, उसके तहत जो काम हुए आप उनकी फहरिस्त मंगवा के देख लें, एहसन इकबाल साहब मंगवा के देख लें। इन्होंने तो उस अथॉरिटी को रिवाइव ही नहीं किया, वो ख़त्म हो गई, उसके बाद उसका कुछ इन्होंने सर पैर ही नहीं, उसका कौन कर रहा है, उसको कौन डील कर रहा है। उसके अंडर बहुत एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट जो अभी इफ्तिताह हुआ है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड है चीन के साथ, UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ, एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से किस तरह से उन्हें प्रमोट करनी है। एक मिर्चों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चीन ने उस वक्त पाकिस्तान में शुरू किया था, जिसकी यील्ड बहुत ज़्यादा आती है। तो ये हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स बयान है, ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। मैंने जैसे पहले कहा कि अब इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएंगे, ये झूठ की फैक्ट्री की प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, और रोज़ नया झूठ सुनने को आपको मिलेगा। यही नज़र आ रहा है। रियाज साहब, आपकी राय क्या है? मैं तो इसको गैर ज़िम्मेदाराना वगैरह अल्फाज तो इस्तेमाल हो गए, इंतहाई मज़े का खेज़ बयान कहूँगा। अच्छा। और एहसन इकबाल साहब को बहुत से नाम भी दिए जाते हैं, और इतना अगर पढ़ा लिखा वज़ीर इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि परफॉर्मेंस तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि बजट तो सारा रिवाइव हो गया, चेंज हो गया IMF के कहने पे। गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि CPEC का जो मशवरा था वो मौलाना फजल रहमान ने दिया। डार साहब कहते हैं कि जी हमें जो है वो मिसाइल प्रोग्राम के बारे में कहा जाता है कि जी IMF से पैसे लेंगे तो जो है ना आप ये मिसाइल प्रोग्राम चलाएं और ये ना चलाएं, बाद में पता चला वो बात हवा हो गई। इसके अलावा और बहुत से बयान, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान भी इस वक्त चल रहा है कि फ़ैद हमीद साहब ने मुझे कहा कि आप सेनेट चेयरमैन बन जाएं और ये कर लें, अंदर से तब्दीली लाएं, और बीच में से अब ये बयान हो गया एहसन इकबाल साहब का कि जी उन्होंने कहा था कि जी PTI को ना आने दें। अब इसे अंदाज़ा लगाएं कि जब आपको करने को कुछ नहीं है तो आप इस तरह की वारदात डाल रहे हैं कि लोगों की तवज्जो गैर ज़रूरी तौर पे उन बातों की तरफ जो है वो ले जाई जाए, लोगों को, आवाम को उलझाया जाए। ये देखें जी ये काम भी हो रहे हैं, वो जी तबाही मच गई, वो पता नहीं क्या हो गया। अब आपकी जो आपके पास टाइम है, 1 महीना है, अब तक आपके पास तकरीबन 1.5 साल था, 1.25 साल आपके पास आ गया। आपने क्या ऐसी चीज़ें जो आवाम में जाके आप बेचेंगे, मैनिफेस्टो क्या है, आपने कोई तैयारी की है मेंटली, फिजिकली और मेरा ख्याल है स्पिरिचुअली, हर लिहाज से ये किसी तौर पे तैयार नज़र नहीं आते, क्योंकि कुछ कहने को ही नहीं है। लिहाजा बयानात पे बयानात दे के सियासत का एक जो हमारे यहाँ एक आम सा तरीका है कि हवा में जो है वो चूहा छोड़ दिया जाता है, तो अब जो लोगों को उसके पीछे लगा दिया, सफाइयाँ खुद भी देते फिर रहे हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतना हसास मुल्क है चीन, ये कोई आम ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, और वो चीज़ों को बड़े करीब से और बड़ी खामोशी से देखता है, और उनका रद्द-ए-अमल मैंने भी कुछ लोगों को ईमेल्स की हुई है चाइनीज़ एम्बेसी को, उम्मीद है उनका जवाब भी आ जाएगा, लेकिन ये कोई इतना आसान नहीं है। और इन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, ये इसको इवन मगरबी ममालिक में भी बड़े जो है वो हसासियत से देखा जाएगा। देखते हैं कि चाइनीज़ का क्या बयान आता है, लेकिन ये इंतहाई बेवक्त और बेतुका बयान था, बिल्कुल ठीक कोई है। ज़रूरत नहीं थी। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। IMF की जानिब से मुआहदे की हिमायत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते और मुलाकातें की गई थीं, जिस पर किसी जमात ने जश्न मनाया था तो किसी जमात ने इसे अलमिया करार दे दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इन मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने इन मुलाकातों पर तनकीद की है और इसे सियासी खुदमुख्तारी का ख़ात्मा करार दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क की माली खुदमुख्तारी पहले ही मगलूब हो चुकी है। तो क्या वाकई IMF वफ़द की मुलाकातें सियासी खुदमुख्तारी के ख़ात्मे का एक सिम्टम हैं? इस पर अपने तजज़ियाकारों की राय जान लेते हैं। हिलाली साहब, आप अग्री करते हैं रज़ा रब्बानी साहब की स्टेटमेंट से? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। उनको पता नहीं है किस किस्म के डिसीशंस और कौन कर रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं। मैंने पहले, देखिए, मुझे तो नहीं पता था कि ये सवाल आज आप पूछेंगे, मगर मैंने पहले कह दिया था कि उन्होंने अपना एड को ऐसा स्टैगर किया है कि कोई प्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है। उनको पता है कि एक गवर्नमेंट के साथ 1 महीना, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट, उसके बाद जो गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी, तो दे नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये तो आप लोगों का तो कुछ, देयर इज नो ऑर्डर। उनको वाकई नहीं पता किधर और किससे बात करें। सही बात। उनको कोई जरूरत नहीं, दे डोंट वांट टू टेक ओवर इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान। मगर वो जानना चाहते हैं भाई जिससे हम बात करते हैं उनका क्या, हमारे हर वक्त बदलता रहता है, क्या क्या नहीं हुआ है इस IMF प्रोग्राम के साथ, और दार और वो क्या नाम है, मिफ्ता एंड द अदर पर्सन हु वाज देयर, वो व्हाट इज इट दैट इज कंसिस्टेंट? टोटल केओस। दार एक चीज कहता है, उससे पहले कोई और चीज कहते हैं, जार वापस आता है, उसे कहा कि ये मत कहो, फिर कहता है, फिर करता है। तो आई एम सॉरी, आई डोंट ब्लेम देम। वो तो जानना इसीलिए तो वो कह रहे हैं हम सबसे मिलेंगे भाई। जो प्लेयर्स हैं, जो इलेक्ट हो रहे हैं, जिनके साथ जो फैसला करेंगे, अगर आपका कोalition गवर्नमेंट हुआ तो PPP से भी मिलना चाहिए, और अगर आपका वन पार्टी गवर्नमेंट हुआ तो PTI से भी मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिलिबरेटली इंटरफियर कर रहे हैं और रब्बानी साहब को नाखुश करने के लिए वो कहते हैं वी हैव टेकन ओवर। नो, आपके बैड प्लानिंग एंड एक्शंस ऐसे हैं कि दे हैव बीन फोर्स्ड इनटू इट। ठीक है असद, आपको क्या लगता है ये मुलाकातें सियासी खुदमुख्तारी का खात्मा है या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वक्त की ज़रूरत? देखिए, मैं रज़ा रब्बानी साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि सियासी खुदमुख्तारी का खात्मा हो रहा है, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब को अपने ही वज़ीर आज़म की ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। और जब आपने अपनी सियासी दाढ़ी किसी के हाथ में थमा दी है तो फिर उससे शिकवा क्यों कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? जब आपको ऑक्सीजन किसी और से चाहिए तो फिर आप उससे नखरा तो नहीं कर सकते। और ये अचानक नहीं हुआ। पिछले 1 साल में जो मुआशी तबाही हुई है, अगरचे पहले भी सूरत हाल को बहुत आइडियल नहीं थी तहरीक इंसाफ के ज़माने में भी, लेकिन पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ है और जो दावे और वादे किए गए थे और जिस बुनियाद पर हुकूमत ली गई थी कि चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुआशी तौर पर मुल्क को तबाह कर दिया है, इसलिए हम टेक ओवर कर रहे हैं, इसलिए हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, उसके बाद से जो कुछ 1 साल में हुआ है ये सब रज़ा रब्बानी साहब के जहन में होना चाहिए। और रज़ा रब्बानी साहब को पिछले 6 महीने में खास तौर पर जो आइन की बर्बादी हुई है, जो आईनी तौर पर खात्मा हुआ है पाकिस्तान में, जो 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुए, उस पर भी अपने कंसर्न्स रज़ा रब्बानी साहब को रेज करने चाहिए थे। रज़ा रब्बानी साहब को वो जो सेनेट में बिल पास हुआ है उस पर जिसके खुद वो बेनिफिशियरी हैं, उस पर उनको अपने कंसर्न्स रेज करने चाहिए थे। और रज़ा रब्बानी साहब जो हैं उनको ये जो मुख्तलिफ आप आकर खुद अपनी खुदमुख्तारी, सियासी खुदमुख्तारी का खात्मा होता नजर आ रहा है, उनको ज़हन में रखना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता मुआशी तौर पर हम मजीद कमज़ोर हुए तो इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, और ये छोटे लगेंगे जो आज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आज उनको ये नजर आ रहा है कि उनकी मुखालिफ सियासी जमात को अहमियत मिल रही है, इस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि हमारी खुदमुख्तारी खत्म हो रही है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। आपने जब उनसे पैसे लेने हैं और आपने जब उनके दी हुई ऑक्सीजन पे चलना है तो फिर आपके पास क्या चॉइस है? ठीक है, राव खालिद साहब सियासी खुदमुख्तारी के खात्मे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ा बुनियादी सा सवाल करूँगी, क्या हम सियासी तौर पर कभी बाइख्तियार भी थे?
ये तो हम अपने आप को धोखा देते रहे, वो और बात है, लेकिन कोई बाइख्तियारी वाली बात ऐसे थोड़ी होती है। सियासी इख्तियार जो है वो रज़ा रब्बानी साहब से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी जमात, हम मियाँ नवाज शरीफ को कहते हैं कि वो NRO लेते रहे, कंप्रोमाइज़ करते रहे। तो मियाँ नवाज शरीफ ने 2000 में लिया, 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लिया, उन्होंने जब आगे शहीद भी हुई उसके बाद। तो ये सियासी कंप्रोमाइज़ जो हैं वो सारा वो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कहने से ये नहीं होता कि आप जमहूरी हो गए हैं, या आप जमहूरियत के चैम्पियन अपने आप को डिक्लेयर खुद ही करके, और आप हर वो कंप्रोमाइज़ करें जिससे जमहूरियत आपकी जो है वो उसकी बेखुनी हो, उसका दिन ब दिन उसका कमज़ोर पड़ता जाए, सियासतदानों की ग्रिप इक़्तिदार पे भी और मुल्क के मामलात के ऊपर भी। हर उस एक्ट का आप हिस्सा रहे हैं और आप आज कह रहे हैं कि जी ये हुआ है, तो वो जो सूरत हाल है वो किसको नहीं पता। इंटरनेशनली आपको जिस तरह से मशवरे दिए जा रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल जो आपकी है उस पर सारा वो जो कहते हैं कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। सबको पता है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं और पाकिस्तान के मसाइल क्या है। पाकिस्तान की एक पार्टी के ख़िलाफ़ मैसिव क्रैक डाउन हुआ है, पॉलिटिकली भी अदरवाइज़ भी। उसके ऊपर रज़ा रब्बानी साहब बड़ी खामोशी लगी हुई, उनको चुप रहती है, उनको नहीं पता इससे पॉलिटिकल मामला किस तरह ख़राब हो रहे हैं। फिर हर पार्टी इक़्तिदार में है, पूरी उनको PTI के बारे में तो कहा जाता था कि जो जितनी सपोर्ट उनको मिली है एस्टेब्लिशमेंट की और बाकी इदारों की, हमें मिलती तो हम यहाँ दूध शहद की नहरें बहा देते और मुल्क की तकदीर ही चेंज कर देते। तो अभी 14 माह से सारी पॉलिटिकल फोर्सेस आपके साथ है, सिवाय एक के जिसका कचूमर निकालने पे आप लगे हुए हैं। उसके अलावा पूरी ताकत जितनी है आपके पीछे मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही है, बाकी इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए आपको? फिर भी आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। आपको चाहिए कि जितनी जल्दी आप रिप्रेजेंटेटिव बने अवाम में जाके, या जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इक़्तिदार दें ताकि इस मुल्क के हालात बेहतर हों। जब आप कंप्रोमाइज़ करके करेंगे तो फिर इसी तरह होगा। दूसरी बात ये, IMF ने कौन सा मोदी से जाके मशवरा किया है? पाकिस्तान के उन सियासतदानों से किया है जो आज या कल किसी वक्त इक़्तिदार में पहले थे या आ सकते हैं, या अपोजिशन में भी इवन होंगे, पार्लियामेंट के अंदर जब बैठे होंगे तो उनका भी तो इन्फ्लुएंस होता है। तो वो उनको कंसल्ट करना ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? उन्होंने कुछ जाके भारत से मुशावरत शुरू कर दी है। इस तरह से इसको सीरियसली लेना, जिनको उनको बताना चाहिए कि हमारी स्पेस आप कम कर रहे हैं, उनको वो नहीं बताते, बाकी हर किसी को बताते हैं। ठीक है रियाज साहब, आप रज़ा रब्बानी के स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं रामीन, पहले आपने जो राव साहब से सवाल पूछा कि क्या हम कभी आज़ाद भी रहे, तो मैं आपको एक मिसाल दूं कि पिछली हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब से एक कप्तान साहब से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिलने आए। आप यकीन जाने, आप हैरान होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कुछ असहाब ने ये बताया कि तकरीबन कुछ 2 दिन जो है ये सिलसिला जारी रहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि वो के रूबरू जो है वो बैठेंगे अक्रॉस द टेबल। अच्छा। तो हमने ये पैगाम दिया कि वो अक्रॉस द टेबल नहीं बैठेंगे। उसकी वजह यह है कि वो काउंटर पार्ट नहीं है, मेरे ओहदे के बराबर नहीं है। बैठना है आपने कुरैशी साहब के साथ बैठें, और आप मैं कम से कम जो है वो इस तरह नहीं बैठूंगा। तो फिर उनके लिए आप जो है वो गूगल भी कर सकते हैं, वो पिक्चर मौजूद है। एक छोटे से कमरे का इंतखाब किया गया जिसमें एक छोटी सी टेबल है, लंबी सी टेबल है, और उस पर जो है वो दाखिल होते हैं और दाएँ हाथ पे जो है वो बैठते हैं, और बाएँ हाथ पे हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और सारे लोग जो है वो बैठे हुए थे। तो अब ये तो हालात हैं हमारे कि यहाँ पे आते हैं वो अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोग, और वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह से ऐसे मिल रहे होते हैं जैसे जनाब उनके ये अपने जो है ये ज़ाती जो है वो मुलाजिम है, जो भी हैं। तो हमारी तो अपनी को आज़ादी तो कोई नहीं है, जो वो आके कहते हैं हम करते हैं। जिस तरह उन्होंने कह दिया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जो करंट वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने कह दिया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो उसके बाद ये रज़ा रब्बानी साहब का ये कहना कि जी सोवरेनिटी हमारी हो गई है, उस तरह की चीज़ें, वही वाली बात है कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो इन्होंने मशहूर ज़माना जब वो रो रहे थे, और उसके बाद हमने देखा कि इस हुकूमत में जब उनसे पूछा जाता है, कॉरिडोर्स में उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो भागते फिरते हैं, वो जवाब नहीं देते। वो वीडियो जो है मशहूर वायरल है। तो मतलब अगर आप चेरी पिकिंग करेंगे, जो मुझे पसंद है उस पर तो मैं क्वेश्चन करूँगा, लेकिन जो नापसंद है तो उसके वाले से जो है वो, तो ये चीज़ें इस तरह नहीं चलेंगी। आप इस तरह नहीं कर सकते। आपकी पार्टी क्या कर रही है, ह्यूमन राइट्स की बड़ी वो चैंपियन बनती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में कुछ हो रहा है, हज़ारों PTI के जो अरकान हैं अंदर हैं, और बहुत से केसेस चल रहे हैं, पता नहीं कौन किस हालत में है, आपकी अभी तक आवाज़ नहीं उठी।
और आपको जो है और कुछ जस्ट बिकॉज आपके पास ताकत है, इख्तियार है, तो आप खामोश हैं, तो आपकी बारी कल नहीं आएगी। तो ये जो है ना बड़ी सती किस्म की बातें लगती हैं, ख़त लिख देना और इस तरह की बातें कर देना, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये शैलो टॉक है। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में शेड्यूल्ड है। टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा, जबकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपने सफ़र का आगाज़ 6 अक्टूबर को हैदराबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगा। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत कर रखी है और हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाने के मामले पर हाई प्रोफाइल कमेटी कायम कर दी गई है, जिसके सरबराह वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे और इस हवाले से हतमी सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएंगी। अपने तजज़ियाकारों से जान लेते हैं कि उनकी राय में क्या पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत जाना चाहिए या नहीं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये फैसला लेने के लिए कौन से फैक्टर्स अहम होंगे जिस पर हुकूमत गौर करके फिर गो अहेड देगी? रामीन, कहते ये हैं कि जब एक कमेटी फॉर्म हो जाता है तो अमूमन लोग कहते हैं कि फ़ैसला हो गया है, अब अच्छा। ये कमेटी पे इन लोग कहेंगे कि ये इनका कसूर है अगर ये अनपॉपुलर फैसला है। अच्छा। तो मुझे नहीं पता कि इन दिस केस ये हुआ है कि नहीं, मगर मैं तो हैरान थोड़ी इस बात पे ज़रूर हूँ कि यार ये आपको फ़ैसला करने में इतनी देर क्यों हो रही है, दिक्कत क्यों हो रही है? अच्छा, आप जानते नहीं है कि हिंदुस्तान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारा बेशक ऑब्लिगेशन हो कि हम पाकिस्तान में जाके खेले, हम नहीं जाते। भाई क्यों नहीं जाते? ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, इंग्लैंड आ सकता है, न्यूजीलैंड आ सकता है, श्रीलंका आ सकता है, वेस्ट इंडीज आ सकती है, मगर आप नहीं आएंगे क्यों? कि इसलिए कि आप इतने बड़े हैं कि आप वी हैव टू अमेंड द लॉज फॉर यू। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि आंसर इज नहीं, हम वी आर नॉट गोइंग टू बी बुलीड। और आप समझते हैं हर चीज इसलिए तुम इतने बड़े हो, इसलिए कि तुम्हारे पैसे जनरेट हो रहे हैं, इसलिए सब चीज हो रहा है, तो जो तुम चाहते हो वो होगा? नो। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे प्लेयर्स हैं बड़े अच्छे लोग हैं, स्पेशली वसीम अकरम, उसको जाके कहना नहीं जाना 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 है। क्यों भाई? हमें पता है कि आपका जो लाइवलीहुड है वो तो ये खेल है, हम मानते हैं आपको पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलते हैं, आपको हर लिहाज से ये आपका लाइवलीहुड है, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। भाई ये वर्ल्ड कप है, ये इंडिया कप नहीं है, ये वर्ल्ड कप है। आप कभी वर्ल्ड कप फुटबॉल का सोच सकते हैं अगर ब्राज़ील ना जाए? आप कभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप सोच सकते हैं कि इतनी अच्छी टीम एज पाकिस्तान ना जाए? वो डिफेक्टिव हो जाता है वो वर्ल्ड कप। ग्रेट टीम इज नॉट प्लेइंग। तो मेरा अपना ये है कि लेट अस नॉट एक्सेप्ट, ये अनप्रिंसिपल स्टांस है और हमें रिफ्यूज करना चाहिए और हमारा जो नुकसान होगा बर्दाश्त करो। चलें, हिलाली साहब का पॉइंट आ गया। असद, आपको क्या लगता है, अब भारत एशिया कप में आने के लिए तैयार नहीं था, तो इस रिलक्टेंस को देखते हुए क्या पाकिस्तान को भी अड़ जाना चाहिए या फिर एक कदम हमें आगे बढ़ाना चाहिए और हमें ये बताना चाहिए, साबित करना चाहिए कि खेल जो है वो सरहदों से बालातर है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये भारत को यही पैगाम देने के लिए बनाई गई है कि आप हमारे साथ खेलना नहीं चाहते तो हम भी आपके साथ खेलने में रिलक्टेंट हैं, और हम आ तो रहे हैं और फैसला मेरा ख्याल है यही होगा, जाने ही का फैसला होगा। लेकिन इस प्रोसेस से गुजर के फैसला करने का मतलब यह है कि भारत को पैगाम दिया जाए कि हम रिलक्टेंस के साथ फैसला कर रहे हैं कि चूंकि आप हमसे नहीं खेलना चाहते तो हम भी आपके साथ खुशी से नहीं खेल रहे, ये सिर्फ हम आईसीसी इवेंट है इसलिए खेल रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखें, चलिए जो बायलैटरल सीरीज हैं उसमें तो दो मुल्क आपस में फैसला करते हैं, लेकिन जो आईसीसी है उसमें भारत के जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान आकर खेलने में, वो आईसीसी को एड्रेस करने चाहिए। फर्ज करें अगर उनका सिक्योरिटी का इशू है
है, तो आईसीसी को अपने एक्सपर्ट्स पाकिस्तान भेजने चाहिए और अपनी पूरी तरह से तसल्ली करके भारत को पैगाम देना चाहिए कि जी हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको वहां पर जाकर खेलना चाहिए। मेरा ख्याल है कुछ लॉज बनाए जाने चाहिए, कुछ नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए और सियासत को खेल से अलग रखना चाहिए कम से कम, क्योंकि दोनों जो नेशंस हैं पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों क्रिकेट लविंग नेशंस हैं और फिर आप बायलैटरल सीरीज भी देखना चाहती है, दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट देखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जाएगा तो जरूर इंडिया को पैगाम देकर जाएगा, लेकिन फ्यूचर के लिए आईसीसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है, राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है अगर हम नहीं गए तो नताइज क्या होंगे? देखिए, नताइज की परवाह नहीं करनी चाहिए, ना कोई जज्बाती फैसला करना चाहिए, असूली फैसला करना चाहिए। ठीक है कि अगर भारत आपके साथ जो दोनों की सीरीज है आपस में, वो नहीं खेलना चाह रहा, कि न्यूट्रल वेन्यू पे आपके साथ नहीं खेलना चाह रहा, वो आपको हर जगह के ऊपर डिश करने की कोशिश करता है, हर जगह पे आपको ख़राब करने की कोशिश करता है, तो आपको असूली बुनियाद पे इसका फैसला करना चाहिए। और क्रिकेट में हुआ है, 96 में ऑस्ट्रेलिया नहीं आई थी श्रीलंका खेलने, पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे ऐसी थी, टेररिज्म की एक वेव आई हुई थी। उसके बाद जिम्बाब्वे में जब रॉबर्ट मुगाबे आए नस्ल परस्ती की बुनियाद के ऊपर, इंग्लैंड ने उसके साथ खेलने से इनकार किया था, सीरीज़ कैंसिल कर दी थी उन्होंने। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं। यहाँ तो रेसिप्रोसिटी है ना, आपको एक जगह पे बुलाया जा रहा है, आप कह रहे हैं जी हम नहीं खेलेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद क्या उसका फिर आपको क्या करना चाहिए? मैं जज्बाती नहीं, असूली तौर पे फैसला करना चाहिए कि ये एक असल में आईसीसी में बराबर रहे नहीं ना, 3 मुल्क बहुत बड़े उसमें हैं और बाकी उनको वो बिल्कुल मुलाजमों की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक असूली स्टैंड लेना इस पे चाहिए। ये असल में बिल्कुल सही बात की कि एटलीस्ट मैसेज तो आप कर तो कुछ नहीं सकेंगे जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, लेकिन एक मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि हमको बहुत खुशी से नहीं आपके साथ खेलने आ रहे, हमारी अगर आप यहाँ नहीं खेलेंगे तो एक आध बार तो शायद हम आ जाए, लेकिन उसके बाद फिर ये बहुत मुश्किल होगा कि हम ये कंटिन्यू कर सके अगर रेसिप्रोसिटी नहीं होगी। ठीक है, रियाज साहब, आपको क्या लगता है हम इनकार करना अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि ये बातें भी हो रही थी कि अगर हम नहीं गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो फिर हम पे कुछ पाबंदियां भी लग सकती हैं, फिर आईसीसी हमें आइसोलेट भी कर सकता है। अब ज़रा ये एक लंबी बहस है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट और बीसीसीआई के भी जो है वो करता धरता है, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, ये उनके हाथ में सारा कुछ है। और अमित शाह को हम जानते हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट सेफ्रोनिस्ट पार्टी के जो है वो करता धरता है, सारा कुछ उनके ये बेटे हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर है मोदी गवर्नमेंट का एक पूरा स्टांस है इस हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। और हमने देखा रिसेंटली मोदी साहब जब गए इंडिया तो अपनी आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा, उनकी पॉलिसी तो क्लियर है। अब कुछ चीज़ें हमने भी क्लियर कर लेनी है, अगर इसको जज्बाती फैसला कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अगर उन्होंने तय कर लिया कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, जो कुछ हो जाए, एशिया का पाकिस्तान में होना था, फिर हाइब्रिड मॉडल की बात हुई, अब 4 मैच यहाँ पे होंगे और उसके अलावा बाकी जो है वो श्रीलंका में, तो मतलब अगर आपने इसी तरह लूले लंगड़े तरीके से खेलना है, और अगेन हमने पिछले सेगमेंट में बेगर्स कांट भी चूजर्स वाली बात की, तो या तो आपका बोर्ड इतना ज़्यादा मजबूत हो कि आप खुल के स्टांस ले सकें, फिर तो ठीक है। ये कमेटी खेलना और ये बताना कि जी हम रिलेक्टेंट हैं, हम रिलेक्टरों को होके आ रहे हैं, या आप जाते हैं या नहीं जाते, बस ऐसी कोई तीसरी बात नहीं होती। तो आप इतने कोई बड़े मुल्क तो हैं नहीं, ऑप्शन तो हमारे पास कोई नहीं है सिवाय जाने के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मसले का हल हो, और वो यही है कि आप तय करें कि अगर भारत भी नहीं आएगा तो आइंदा से हमने फैसला किया कि हम भी नहीं जाएंगे, अगर वो भी इंटरनेशनल पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलेगा तो हम भी इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेंगे, तब जाके इसका मेरा ख्याल है कि आईसीसी कोई हल निकालेगी। और ये आपका पॉइंट आ गया। हिलारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी हिलारी साहब, बातें सारी शॉर्ट कमेंट। मैं सिर्फ एक चीज, दिस इज द टाइम फैसला करने के लिए। भाई हमारे पे कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, खाना नहीं है 1-2 दिन मत खाओ, भूखे मरो, जो भी करो, एक प्रिंसिपल है, स्टैंड बाय। चले उसूली फैसला लेना चाहिए, इस बात पर हमारे लिस्ट का इत्तेफाक हो गया। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।